आर्बिट्रेशन में कोई ऐसा क्लोज है ही नहीं कि इनके पास राइट्स आ जाए, कहीं भी कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, जो आम आदमी है उसको अपने राइट्स नहीं पता, क्लिप बेट करते हैं, निंजा टेक्निक यूज करते हैं। आपके पास एक मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन के बारे में, सोल आर्बिट्रेटर के बारे में, सेक्शन 62 के बारे में, सेक्शन 17 के बारे में और सेक्शन 9 के बारे में। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट 1996 के बारे में। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठे ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊँगा। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि सोल आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज नहीं है, और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जो है कोई भी जज साहब आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया नहीं करते हमारे देश के अंदर। सोल आर्बिट्रेटर नाम का कौन आदमी है? ये बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं। ज्यादातर इस पोस्ट पे लगाते किसको हैं, हायर किसको करते हैं बैंक एनबीएफसी कंपनी? रिटायर जज को, या सीनियर एडवोकेट को, या किसी रिटायर गजटेड ऑफिसर को। अब जब रिटायर लिखा गया, जज साहब रिटायर हो गए, तो इट मीन्स उनकी जज की पावर खत्म होगी, कुर्सी उनकी चली गई। अब कोई गजटेड ऑफिसर है वो रिटायर हो गया तो उसकी भी कुर्सी चली गई भाई। और सीनियर एडवोकेट तो भाई, एडवोकेट तो कभी रिटायर ही नहीं होते, वो तो राम ही रिटायर कराए जब जावा हरिद्वार तो तभी। जब तक शरीर सही सलामत है तब तक कोई रिटायरमेंट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ब्रिटिश काल से ही ऐसा चला आ रहा है, वह कोई रिटायरमेंट के एडवोकेट की कोई उम्र नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, लोग डर रहे हैं। ये लोगों को जानबूझ के फियर क्रिएट करने के लिए आर्बिट्रेशन का नोटिस जब भेजते हैं, रिटायर को छोटा छोटा लिख देते हैं और जज साहब का नाम बड़ा बड़ा लिख देते हैं। रिटायर सेशन जज, रिटायर लिख दिया नीचे सेशन जज, रिटायर हाईकोर्ट जज, ऐसे जज साहब का नाम लिख दिया। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी जज का नाम हमारे देश में सोल आर्बिट्रेटर नहीं है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन 1996 के अकॉर्डिंग ये आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अब ये आपके ऊपर इंप्लीमेंट कैसे होता है सोल आर्बिट्रेटर का? आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया क्यों आपके ऊपर इंप्लीमेंट होती है? भाई, जब आपने लोन लिया था तो आपने एक एग्रीमेंट पे साइन किए थे। हमारे देश में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट एक्ट 1873, 1873 में ब्रिटिश काल में एक कानून बना था, उसको एग्रीमेंट बोलते हैं। कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी, जब आप किसी से भी लोन लेते हैं तो एक एग्रीमेंट के ऊपर आप साइन करते हैं, उसमें 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी रहती हैं। अब एक चीज और फैक्ट है एग्रीमेंट एक्ट का, अगर आप अपने किसी भाई को, जिज्जा को, साले को कोई गाड़ी दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने फ्री दे दी उसको, तो एग्रीमेंट नहीं हो सकता उस चीज का। एग्रीमेंट एक्ट ये कहता है कि किसी भी चीज की खरीद फरोख्त होगी तो उसका एग्रीमेंट होगा, सेल परचेज होगी तो उसका एग्रीमेंट होगा। अगर उसके अंदर आपने एग्रीमेंट कर लिया, लिखवा दिया, भाई ये मेरे साले का नाम है, जिज्जा का, भाई का, भतीजे का, मैंने इसको इतनी गाड़ी दे दी अपनी है, ये नंबर है, चेसी नंबर, वो वैलिड नहीं है, लीगल नहीं है, इनलीगल है, गैर कानूनी है। उसके अंदर कोई अमाउंट लिखवाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप उसमें 1 रुपया लिखवा दो, भाई मैंने ये गाड़ी अपनी इसको दे दी, 1 रुपया इससे ले लिया, पैसा डज नॉट मैटर, लेकिन पैसे का लेन देन होगा तो एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होगा, लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने डीएलएफ का नाम सुना होगा, सारे देश ने सुन रखा है भाई। गुड़गांव में तो ज्यादातर, आजकल गुरुग्राम बोलते हैं, ज्यादातर बिल्डिंग ही डीएलएफ की हैं। डीएलएफ ने इंश्योरेंस में पैर रख दिया था, इंश्योरेंस का लाइसेंस ले लिया था। और एक कंपनी है प्रेमरिका, अमेरिका की कंपनी है, उसके साथ टाई अप करके हमारे देश में डीएलएफ प्रेमरिका के नाम से इंश्योरेंस का काम स्टार्ट किया था। अब
2-3 साल में डीएलएफ वालों को मजा नहीं आया, क्योंकि वो तो रियल एस्टेट का काम करते थे, हजारों करोड़ का काम करते थे, वो उसको छोड़ना चाहते थे, लेकिन छोड़ नहीं सकते। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का अगर लाइसेंस लेगा उसको 5 साल उसको चलाना पड़ेगा। 5 साल तक उन्होंने उसको चलाया। 5 साल के बाद DHFL, दीवान चंद हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को उसको बेच दिया। लेकिन बेचा किस कंडीशन पे? सिर्फ 1 रुपए में। एग्रीमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें पैसे लिखने जरूरी थे। और उनका क्या आपस में एग्रीमेंट हुआ? DLF का और DHFL का, भाई आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे मेरी ये कंपनी खरीद लो, जितने लोगों से मैंने पैसा लिया उतने लोगों को आप वापसी करोगे, जो क्लेम आएगा आप दोगे, और जितने भी मेरे ऑफिस है, जितना भी मेरा खर्चा हुआ है, जो भी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब आपका। अब हुआ तो फ्री में था, क्योंकि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसमें पैसा लिखना जरूरी है, तो उसमें 1 रुपया लिखा गया था। ऐसे ही जब आप एग्रीमेंट पे साइन करते हैं तो उसमें अमाउंट लिखा जाता है। अब एग्रीमेंट एक्ट पे बहुत से आदमी बोलते हैं कि हमने ऑनलाइन लिया, एग्रीमेंट एक्ट पे साइन ही नहीं करे। अरे ऑनलाइन अप्रूवल दे दी यार, एग्री किया था आपने, उसमें 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी हुई थी, उसी के अंदर एक ये क्लोज था आर्बिट्रेशन का। भाई आपने टाइमली पैसा नहीं दिया तो बैंक NBFC कंपनी के पास ये राइट्स आ जाएंगे कि वो आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर सके। लेकिन आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट के अंदर कहीं भी ये क्लोज नहीं है, कहीं भी ये लिखा नहीं हुआ कि आपकी किसी भी स्टेट में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर देंगे। जैसा कि अमूमन होता है, आप दिल्ली रहते हैं आपकी मुंबई कर देते हैं, मुंबई रहते हैं तो दिल्ली कर देते हैं, कलकत्ता रहते हैं तो चेन्नई कर देंगे, और जम्मू कश्मीर रहते हो तो श्रीलंका में तो जा नहीं सकते भाई, कश्मीर से कन्याकुमारी कर देंगे। अब सवाल यह आता है कि जानबूझ के अदर स्टेट में करते हैं ताकि आप जा ही नहीं सको। लेकिन आर्बिट्रेशन में कोई ऐसा क्लोज है ही नहीं कि इनके पास राइट्स आ जाए, कहीं भी कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, जो आम आदमी है उसको अपने राइट्स नहीं पता, क्लिप बेट करते हैं, निंजा टेक्निक यूज करते हैं। आपके पास एक नोटिस भेजेंगे, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हैं, नोटिस आ गया मुंबई से, नोटिस में क्या आपको लिखा आया, भाई मुंबई में आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होगी, इस तारीख को आप आ जाओ, 16 आर्बिट्रेटर का नाम लिख दिया। अब सवाल यह है कि ज्यादातर 99% लोग जो हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, जाते नहीं। अब आप गए नहीं, आपने उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया, आपने उसका जवाब नहीं दिया, तो इट मीन्स ये मान लिया जाएगा कि आप एग्री हैं, आपको कोई ऐतराज ही नहीं है कि आप दिल्ली में रहते हैं या मुंबई में अपनी आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करें। यह दिक्कत है, इसमें बहुत से लूप होल हैं इसके अंदर, ये आर्बिट्रेशन कर भी नहीं पाएंगे। करके क्या कर सकते हैं, आपकी अनमूवेबल प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते, जो आपकी स्थिर संपत्ति है जो हिल नहीं सकती उसको टच करने का ऑर्डर नहीं दे सकता आर्बिट्रेटर के पास, ये राइट्स ही नहीं है, आर्बिट्रेशन एक्ट उसको पावर ही नहीं दे रहा है। मूवेबल प्रॉपर्टी को टच करने का ऑर्डर दे सकता है, अनमूवेबल को नहीं। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या है, बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, आपका हो गया सिलेंडर, चूल्हा, डाइनिंग टेबल, एसी, या जो भी आपकी चल संपत्ति है उसको टच करने का ऑर्डर दे देगा, मतलब डिसीजन दे देगा। कानून की भाषा में उसको अवॉर्ड बोलते हैं। आपका कोई व्हीकल है उसको टच करने का ऑर्डर दे देगा, उसमें भी क्लोज है। अगर वो व्हीकल पहले ही लोन पे है तो वो टच नहीं हो सकता। आपकी 50% सैलरी काटने का ऑर्डर दे देगा, उसमें भी क्लोज है। अगर आप पहले ही पेंशन पे हैं, 50% पहले ही आपकी सैलरी 50% है, तो उसमें नहीं काटने का ऑर्डर दे सकता। आपके अकाउंट को होल्ड करने के ऑर्डर दे सकता है उस बैंक को जिस बैंक में, आप ये ना सोचे मैंने किसी NBFC कंपनी से या किसी अदर बैंक से लिया, इनको पता ही नहीं लगेगा। अरे भैया आधार कार्ड पैन कार्ड तो वही है, वो आपने दे रखा है इनको, उसको लगा के उसमें नंबर डाल के लैपटॉप में 1 मिनट में पता लग जाएगा जन्म से लेके आज तक आपके कितने अकाउंट खुले हैं, कौन से बैंक में खुले हैं, और ये उसको ऑर्डर दे देंगे, भाई इसको होल्ड करो, सीज करो, तो वो पैसे आपके वहां जब्त हो जाएंगे। वहां 50 लाख भी पड़े होंगे तो 50 रुपए नहीं निकलेंगे। ऐसी गफलत की स्थिति में ना रहे, ये इस आदमी के पास राइट्स है, आर्बिट्रेटर के पास। अब बहुत से आदमी आते हैं, सर मेरा मकान है मम्मी पापा के नाम है, क्या वो भी अटैच हो जाएगा? अरे भाई अनमूवेबल प्रॉपर्टी टैच ही नहीं हो सकती, आर्बिट्रेटर के पास पावर ही नहीं है।
अभी तो आप मम्मी पापा ही कह रहे हो मैं आपके नाम भी प्रॉपर्टी है चाहे, वो फिर भी टैच करने के ऑर्डर नहीं दे सकता, वो अलग कानून है, वो डीआरटी में जाके ऑर्डर लेके आ सकते हैं। उसमें भी ये क्लोज है कि 20 लाख रुपए से ज्यादा का लोन होना चाहिए आपका, नहीं तो आपके खिलाफ डीआरटी में जा ही नहीं सकते, 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा। अब उसमें ये है कि लोग ये भी सोचते हैं कहीं भी मेरा तो 35 लाख रुपए का लोन है। अरे 35 लाख का अगर एक बैंक से है तो जा सकता है, 35 लाख का लोन 3 बैंकों से है, एक बैंक से है ही नहीं 20 लाख रुपए का तो नहीं जा सकता। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी आपस में एक दूसरे के कंपटीटर हैं। तो अनमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी सोल आर्बिट्रेटर आपकी टैच नहीं कर सकता आर्बिट्रेशन के बगैर। आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को टैच कर सकता है, लेकिन मैंने क्या बताया अदर स्टेट में नहीं कर सकता। अगर आपको ऑब्जेक्शन है, और भी बहुत से लूप होल है, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। वो आपके मूवेबल प्रॉपर्टी को तो क्या अटैच करेगा, मूवेबल एसेट को आपके घर से सुई भी नहीं ले जा सकता, माचिस की तिल्ली भी नहीं ले जा सकता, और ना ही आपकी सैलरी कटवा सकता, ना ही आपका अकाउंट होल्ड करवा सकता। जब भी ऐसा कोई नोटिस आए, अब ये नोटिस को भेज कैसे सकते हैं, आर्बिट्रेटर का नोटिस कभी भी फेक नहीं आता, कभी भी डुप्लीकेट नहीं आता। बट डुप्लीकेट तो वो नोटिस बनाएंगे ना, ज्यादातर कोर्ट के बना देते हैं, उठाई गिरे चवन्नी छाप, क्योंकि कोर्ट में केस करने में तो टाइम लगे, पैसा लगे। अरे आर्बिट्रेटर नाम के तो बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं यार, उसको फेक बनाने की क्या जरूरत है, वो जेन्युइन ही बना के दे देंगे आपको। ये मेल पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या हार्ड कॉपी भेज सकते हैं, वो इनके राइट्स हैं। लेकिन आपके राइट्स खत्म नहीं हो गए ईएमआई डिफॉल्ट होने से। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें और निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार कह दे, अब करके दिखा, अब दिखाओ ऑर्डर पास करके। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड आ रही है, मैं डेली लाइव आता हूं, जब भी अपनी स्टेट में होता हूं रात को 9 बजे। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइम ले आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि अभी मैं आ रहा हूं नैनीताल उत्तराखंड में। अगर आप नैनीताल में रहते हैं, आसपास कहीं भी रहते हैं, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपके स्क्रीन पे एक नंबर है। या आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो सारे देश में मैं कहीं भी हूं, चाहे अरे फोन तो सारी जगह चले यार। टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है, उसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।